दुखदायक घटना पे आप लोगों को जो सुनने में आया, आप लोगों ने देखा भी आप लोगों ने वीडियोस में, इसके लिए पायलट के हिसाब से मैं खुद कैप्टन हूँ। 787 800 जो ड्रीमलाइनर जो जहाज़ आप देख रहे हैं, वो जहाज़ को पता नहीं मैं कितने बार उड़ा चुका हूँ, गिना तो नहीं हूँ, लेकिन लॉग बुक में है मेरे भरे पड़े। अहमदाबाद लंदन वाला फ़्लाइट्स भी मैंने कितने बार किए हैं, एयर इंडिया 171 172, ये सारे फ़्लाइट्स बहुत बार किए हैं। एक साल से मैंने एयर इंडिया छोड़ा है, रेजिग्नेशन दिया है, तो मैंने एग्जैक्ट अपडेट्स नहीं है, बट मेरे सारे बैचमेट्स सब वहीं पे काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोफेशनल एयरलाइन है, और आज तक एयर इंडिया की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे किसी ने क्वेश्चन भी नहीं उठाया। तो जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग, विभिन्न बहुत जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल, जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जब जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से, उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं, पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद, फिर भी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिकल हो, सब सारे एक्सपीरियंस है मेरे। 5 साल तक मैं कमांडर था उसी जहाज पे। तो पायलट से कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हेवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है, इसीलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत बहुत आसान होता है। वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया, उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकेंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को। बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिज़ाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था, या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। अब जब होने को आया है, अब हुआ है, तो बोइंग का जो अभी वो पीछे हिस्ट्री में जाएंगे कि जब अभी एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग होता है, जैसे आप लोग गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं 6 महीने में 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ऐसे जहाज़ों का भी वही सीन है। 3 महीने में ये होना चाहिए, 4 महीने में ये होना चाहिए, इतने 100 घंटों में ये चेंज होना चाहिए। तो एक मेजर सर्विसिंग के लिए ये जहाज गया भी था। तो सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स। तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? क्योंकि जो FADEC एक बोलते हैं उसको, वेरी डिजिटल थ्रस्ट उसको बोला जाता है, कंप्यूटर है वो थ्रस्ट वगैरह को मैनेज करता है, पावर को। उसमें कोई डिफेक्ट आ गया क्या, या फिर दोनों थ्रस्ट पीछे आ गए क्या, या कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिस उनको थ्रस्ट मिला नहीं। क्योंकि ये जहाज जैसे डिजाइन हुआ है, वो चाहे लैंडिंग गियर भी डाउन हो, एक इंजन भी निकल जाए, वो एक इंजन में सब कुछ निपटा सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि लंदन पहुंच जाता, बट हम लोग घंटे उड़ सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सब कुछ होने के बाद ये हादसा हुआ है, और ऊपर से जो जहाज नीचे गया है उसका अगर विंग्स देखें पूरा स्टेबल है, एक बार भी नहीं हिला है। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका नोज भी देखेंगे, जैसे ऊपर ड्रास्टिक मूवमेंट भी नहीं है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके नोज ऊपर आ रहा है। मतलब पायलट फ्लाइंग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक, और जिस रेट से वो नीचे गया है इसका मतलब है कि पूरा भी इंजन फेल नहीं हुए थे दोनों, थोड़ा बहुत थ्रस्ट था,
अगर पूरा थ्रस्ट निकल जाता तो और जल्दी आता जहाज। ये टाइम लिया है उसने आने में, थोड़ा ग्लाइड किया है। तो बहुत कुछ इंक्वायरी होने को है अभी। अभी इंडियन एक्सप्रेस में सुबह ही पढ़ रहा था कि DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो टेल सेक्शन में होता है वो मिल चुका है। ये तथ्य भी सही है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हर जगह से विभिन्न विभिन्न सोर्सेज से विभिन्न बातें आ रही हैं। और सामने वाला जो CVR डेटा रिकॉर्डर होता है वो नहीं मिला है, क्योंकि वो इम्पैक्ट जोन पे था। ढूंढने से मिल जाएगा, उसमें कुछ है नहीं ऐसे कि नहीं मिलेगा। और दोनों जैसे मिल जाते हैं आपको। अगर हम लोग एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे थे कल, बट इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। पूरा पूरा जो जितना कागज है, पायलट का जो टोटल हिस्ट्री है, जहाज का टोटल रिपेयर वर्क, ओवरऑलिंग वर्क, वो कल से शुरू हो चुका होगा। डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑडिट कर रहे होंगे, सब जब्त भी हो चुका होगा। सारी चीज़ें अभी इंक्वायरी भी हो भी चुके होंगे। जैसे ही DFDR अभी मिला है, जैसे ही आप उसको कंप्यूटर में डालोगे वो सारा डेटा दे देगा। 3 फैक्टर है, एक हमारे मेंटेनेंस एयर इंडिया का, एक हमारे पायलट्स, और तीसरा बोइंग कंपनी। इन तीनों में से किसकी गलती है कि ऐसे मेजर एक्सीडेंट कैसे हुआ है? जो जहाज को मैं खुद 5 साल कमांडर के हिसाब से उड़ा रहा था, शायद मैं बच गया। वो डिफेक्टिव पार्ट अभी भी होगा शायद, आई डोंट नो। तो ये सब के लिए निकालना पड़ेगा, और ज़िंदगी में किसी को ऐसे दृश्य ना देखना पड़े, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा।